नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन आने वाले हिमाचल प्रदेश के टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो ही जाते हैं। साथ में हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे बायोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस। चाहे वो नीट की प्रिपरेशन हो, नेट या सेट की प्रिपरेशन हो या फिर केवीएस और एनवीएस जैसे रेप्यूटेड टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी हो। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और आज के सेशन में हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन से, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ये कुछ एक क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन अ सेल इज कॉल्ड एज। तो वो प्रोसेस जिससे प्रोटीन जो है वो सेल में बनती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? आप सभी इस क्वेश्चन को जानते हैं कि इसको बोला जाता है ट्रांसलेशन। एक कॉन्सेप्ट आता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए में स्टोर होती है ज़रूर, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में ज़रूर स्टोर होती है, लेकिन उसको एक्सप्रेस जब करना है तो वो प्रोटीन या किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। अब इस डीएनए से इस प्रोटीन तक की फॉर्मेशन में देयर आर सम स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? डीएनए की होती है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए का बनता है रेप्लिका, डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है। दूसरा स्टेप है डीएनए से बनता है एमआरएनए। बहुत सारे तरह के जो आरएनए हैं वो बनते हैं, लेकिन जिस आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है, जो हमने इनहेरिट की है हमारे एंसेस्टर से, वो प्रेजेंट होती है एमआरएनए में, ठीक है। और किसी भी तरह के एमआरएनए के बनने की फॉर्मेशन जो है, यानी डीएनए से जब आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब आरएनए बना तो इसको कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये आरएनए फर्दर कन्वर्ट होता है प्रोटीन में, ठीक है, जब ये आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से क्या होता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर दो और ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। एक दिया गया है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, जेनेटिक्स में ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि किसी एक क्रोमोसोम में कोई भी सेगमेंट हो सकता है। मान लीजिए ये सेगमेंट है, ये यहाँ से कट हो गया और ये किसी दूसरे क्रोमोसोम पे जाके या इस आर्म से दूसरी आर्म पे जाके क्या है? ट्रांसलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ट्रांसलोकेशन। मतलब एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में जेनेटिक मटेरियल का या जो टूटा हुआ क्रोमोसोम है उसका अटैच हो जाना। और इसके अलावा अगर हम प्लांट्स में देखें, फिजियोलॉजी में देखें, तो क्या है? मटेरियल की मूवमेंट फ्रॉम लीव्स टू अनदर प्लांट, यानी जाइलम और फ्लोएम के थ्रू जो फूड और वाटर की एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट है उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। एक और वर्ड यहाँ पर है जिसको कहा गया है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया या थ्रू वायरस टू बैक्टीरिया। तो वो क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। और इसके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हम पढ़ते हैं जब जेनेटिक कोड की नहीं, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, इस बात की खोज जब की जा रही होती है तब हम ट्रांसक्रिप्शन का एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। कौन से एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं वो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन साइटोप्लाज्म मैसेंजर आरएनए बिकम्स अटैच्ड। साइटोप्लाज्म में जो मैसेंजर आरएनए है वो कहाँ जाके अटैच हो जाता है? ओके, हमने कहा डीएनए से बनता है आरएनए। अलग अलग तरह के आरएनए होते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए और मैसेंजर आरएनए, जिसको हम एमआरएनए कहते हैं। ये एमआरएनए यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो वो
न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं उनमें मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। टेल और कैपिंग जो है वो उनमें अटैच होती है और फिर ये एमआरएनए कहाँ चला जाता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है, न्यूक्लियस से बाहर चला जाता है। क्यों? क्योंकि इससे होनी है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन के सिंथेसिस का जो घर है वो कौन है? वो हम किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो एमआरएनए है ये किसके साथ अटैच होगा? ये अटैच होगा राइबोसोम के साथ। तभी ये जो मैसेंजर आरएनए है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस व्हेन। ओके, ट्रांसलेशन ये क्या कैसा प्रोसेस है? हमने बताया कि ये क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस का एक प्रोसेस है, यानी वेयर प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड एट राइबोसोम। प्रोटीन जब राइबोसोम में सिंथेसाइज होगी। इस ट्रांसलेशन की जगह अगर यहाँ पर प्रेजेंट होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होना था कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ये दोनों ऑप्शन तो देखो नहीं होंगे। लाइसोसोम डाइजेस्ट नहीं होता सेल से, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का काम नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्मेशन भी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का काम नहीं है, ठीक है। लेकिन इस ट्रांसलेशन की जगह अगर यहाँ पर होता ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या होना था? जो मैसेंजर आरएनए है यानी एमआरएनए की जो फॉर्मेशन है वो होनी थी डीएनए से। अब डीएनए से जब एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को हम कर लेते हैं थोड़ा सा पक्का। कॉन्सेप्ट आता है सेंस कोडोन का, नॉन सेंस कोडोन का, टेम्पलेट कोडोन टेम्पलेट स्ट्रेन कौन सी होती है, कोडिंग स्ट्रेन कौन सी होती है, और बाकी तो वो कोडोन की बात है, वो बाद में करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं कि कोडिंग स्ट्रेन और नॉन कोडिंग स्ट्रेन कौन सी होती है। देखो, जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगी यानी डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होगी, तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और हमने आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड पढ़ा है। यानी डीएनए के पास जो दो स्ट्रेन्स हैं वो दोनों स्ट्रेन जो हैं वो आरएनए की फॉर्मेशन नहीं करती हैं। उनमें से कोई एक स्ट्रेन जो है सिर्फ वही यहाँ पर आरएनए की फॉर्मेशन करती है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों ही स्ट्रेन्स आरएनए की फॉर्मेशन करेंगी तो अल्टीमेटली होगा ये कि जो आरएनए यहाँ पर बनेगा वो भी डबल स्ट्रैंडेड बनेगा, और आरएनए अगर डबल स्ट्रैंड बन गया तो ये भी यहाँ पर क्या बना देगा, आपस में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर ये दोनों ही आरएनए प्रोटीन बनाना शुरू कर दिए तो प्रोटीन तो अब एक जगह से मतलब एक ही डायरेक्शन में बनेगी ना, जैसे 5' to 3' बनेगी। तो अगर ये दोनों ही स्ट्रैंड प्रोटीन बनाने लग गए तो ये एक ही सेगमेंट जो है वो दो अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाएगा और हमारी बॉडी हो जाएगी कंफ्यूज। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए जब डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होती है तो ओनली वन स्ट्रेन दैट विल फॉर्म द आरएनए, सिर्फ एक ही स्ट्रेन के ऊपर जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होती है, जिसको मास्टर स्ट्रेन और सेंस स्ट्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है इसको अगर हम देखें तो जो डायरेक्शन है, जैसे आरएनए की जो फॉर्मेशन है उसके लिए जो एंजाइम लगता है वो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ये वर्क करता है 5' to 3' डायरेक्शन। यानी जब यहाँ पर सिंथेसिस होनी है आरएनए की तो सबसे पहले 5' एंड पर न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड होगा और उसके बाद वो 3' एंड की तरफ चलेगा। तो डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसके ऊपर ये सिंथेसिस हो रही है, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री जो यहाँ पर बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो लग रहे हैं आरएनए की चेन पे, उस स्ट्रैंड को हम कह देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। यानी
डीएनए की जो 3' to 5' पोलैरिटी वाली चेन है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रेन कह देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम कह देते हैं टेम्पलेट स्ट्रेन। और जिसकी तरह इस आरएनए की जो फॉर्म्ड आरएनए है डीएनए के जिस स्ट्रेन की तरह उसके जो बेसिस हैं वो होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर ए प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी ए प्रेजेंट होगा, यहाँ पर टी प्रेजेंट है तो यहाँ पर यू, यहाँ पर सी प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी सी प्रेजेंट होगा। जिसकी तरह ये जो स्ट्रेन्स के बेसिस हैं वो डिट्टो कॉपी होंगे एक्सेप्ट थायमिन जहाँ पर यूरासिल ऐड होगा, तो उस स्ट्रेन को हम कह देते हैं कोडिंग स्ट्रेन, क्योंकि सेम टू सेम वैसा ही कोड जो है वो आरएनए के कोड में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रेंड और कोडिंग स्ट्रेंड कौन कौन सी होती हैं? पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन, जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो 5' डायरेक्शन से 3' डायरेक्शन की तरफ होती है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है? इसके अलावा देखो दोबारा इस सीक्वेंस को बनाते हैं, 3' 5' पोलैरिटी और ये 5' और 3' पोलैरिटी। अब यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रहा है वो इस साइड को बन रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन की तरफ बन रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? ये डायरेक्शन जो है डीएनए में कुछ और सीक्वेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर जो एमआरएनए बनना है उसके पहले और उसके बाद में कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस के। उनके बेस पर हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि कौन सी जो स्ट्रेन है वो सेंस होगी और कौन सी स्ट्रेन नॉन सेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन जो है यही आगे चलकर क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है। ठीक है, लेकिन इस स्ट्रक्चरल जीन से पहले जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्रोमोटर सीक्वेंस। प्रोमोटर सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है? अटैच होता है। और इसके लास्ट में प्रेजेंट होते हैं कुछ टर्मिनेटर सीक्वेंसेस जहाँ पर क्या है? ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, यानी इसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यहाँ पर नहीं होती है। तो इस तरह से हमें ये पता लगता है कि प्रमोटर और जो टर्मिनेटर है उनके बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जो एमआरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। आई होप ये कुछ एक चीज़ें जिनमें टेम्पलेट, कोडिंग स्ट्रेन, 5' to 3' सीक्वेंस और क्यों आरएनए का एक ही स्ट्रेन बनता है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UAA, UAG एंड UGAR। मैं तो इसको कहती हूँ युआ, युअग और युगा। ये क्या है? इनको हम कहते हैं नॉनसेंस कोडोन्स। नॉनसेंस कोडोन्स। इसके अलावा इनको कहा जाता है स्टॉप कोडोन्स, और इसके अलावा इनको कहा जाता है टर्मिनेटर कोडोन्स। इनको टर्मिनेटर कोडोन्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीन जो कोड्स हैं ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जब जेनेटिक कोड्स की बात हो रही है तो इनको भी समझ लेते हैं कि इस कॉन्सेप्ट में और क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो जो प्रोटीन्स होती हैं वो हम कहते हैं कि वो होती हैं पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ अमीनो एसिड, और इन अमीनो एसिड का होता है एक प्रॉपर सीक्वेंस। इन अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो किसके तरह होता है? बिल्कुल जो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, यानी नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होता है। नाइट्रोजनस बेसिस का मतलब प्यूरीन और पिरिमिडीन्स का होता है। प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स का मतलब एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और
गुआनिन, ये आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो इनका एक डेफिनेट सीक्वेंस है और उसी सीक्वेंस को कॉपी करते हैं अमाइनो एसिड्स, और जैसे जैसे ये सीक्वेंस होंगे वैसे वैसे ही अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ऐड होते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये जब अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रही हैं प्रोटीन में, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई कोड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिनको हम एज सच तो नहीं देख सकते लेकिन फिर भी वो कोड कर देते हैं टू अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, ठीक है। तो हमारे पास 20 अमाइनो एसिड हैं। तो 20 अमाइनो एसिड को अगर हमें इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस को असाइन करना हो तो हम कैसे असाइन करेंगे? ये जॉर्ज गैमो ने बताया कि अगर हमारे पास जो कोडोन है वो ट्रिपलेट हो, यानी एक कोड जो है वो 3 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलकर बना हो, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज 64 कोडोन्स बन जाएंगे। अगर हमारे पास 4 कोडोन हैं और वो 3, ठीक है, 4 कोडोन्स जो वो 3 के जोड़े में प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? 64 कोडोन्स जो हैं वो हमारे पास बन जाएंगे। वहीं अगर ये 2 के जोड़े में प्रेजेंट हो तो हमारे पास 16, ठीक है, 4 चौके 16, 16 ही कोडोन्स बनेंगे जो 20 अमाइनो एसिड को कैसे कोड करेंगे। यानी ये 3 के जोड़े में है, 64 कोडोन्स जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ये जॉर्ज गैमो का कॉन्सेप्ट है ट्रिपलेट कोडोन का। और क्योंकि 64 कोडोन्स हैं, तो ये जो 64 कोडोन्स हैं ये बहुत सारे जो कोड्स हैं, ठीक है, जो बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस के कॉम्बिनेशन है, वो क्या है, एक से बहुत सारे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पर बताया। अब जेनेटिक कोड के साइलेंट फीचर्स को जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट होता है। पहला हम क्या कहते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब क्या है? 3 नाइट्रोजनस बेसिस लगे होंगे और 61 जो ट्रिपलेट कोडोन्स हैं वो तो एक्ट करते हैं किसी न किसी अमाइनो एसिड के लिए, लेकिन ये जो 3 कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसको युआ, युग और युगा आप याद कर सकते हैं इसे बोल के, ये किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। हालांकि एक्सेप्शन भी है पैरामीशियम में, लेकिन अदरवाइज ये कहीं पे भी किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, ये कोई सेंस नहीं बनाते हैं। और जब ये आ जाते हैं, इनमें से कोई एक कोडोन जो है वो आ जाएगा, तो उसका मतलब है कि वहीं पर जो अमाइनो एसिड की एडिशन है पॉलीपेप्टाइड चेन में वो ख़त्म हो जाती है, यानी प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। इसलिए इनको टर्मिनेटिंग कोडोन कहते हैं, इनको नॉनसेंस कोडोन कहते हैं और इनको स्टॉप कोडोन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा क्या कहा ट्रिपलेट कोडोन में कि बहुत सारे मैनी कोडोन्स दे कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। मतलब समझिए, जैसे GUU है, GUC है, GUA है और GUG है। ये क्या है? 4 कोडोन हैं अलग अलग। ये चारों जो कोडोन हैं ये वलीन को कोड करते हैं, वलीन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो कोडोन्स हैं वो एक अमाइनो एसिड को असाइन किए जा सकते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं डीजेनरेसी, ठीक है। एक अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो तो सेम होते हैं, फर्स्ट 2 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो सेम होंगे, और जो लास्ट वाला है सिर्फ वही क्या होता है यहाँ पर इस डीजेनरेसी का कॉज होता है, ठीक है। डीजेनरेसी का मतलब अलग अलग कोडोन्स का होना। और ये जो डीजेनरेटिंग कोडोन में ये जो लास्ट
लास्ट नाइट्रोजनस बेस है, इसको हम वॉबल बेस भी कहते हैं और वॉबल हाइपोथेसिस भी इसके बाद दी गई थी। ठीक है, इसको वॉबल बेस कहा जाता है। इसके अलावा क्या होता है, स्टार्टिंग कोडोन की यहाँ पर बात की गई है। तो स्टार्टिंग कोडोन जो हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है AUG और दूसरा होता है GUG। AUG चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे कहीं भी हो, AUG हमेशा ही मिथियोनिन अमाइनो एसिड को कोड करता है। लेकिन ये जो GUG है, ठीक है, ये जो GUG है, ये अगर किसी mRNA के स्टार्टिंग में है, mRNA जो स्ट्रक्चरल जीन है उसके स्टार्टिंग में है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर तो वो मिथियोनिन की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर वो जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का किसी प्रोटीन के लिए, वहाँ पर अगर कहीं बीच में आ जाता है तो ये GUG क्या है, वलीन के लिए कोड करता है। स्टार्टिंग में होगा तो मिथ्योनिन के लिए, और अगर कहीं बीच में है तो ये वलीन के लिए कोड करता है। ठीक है, इस एक्सेप्शन के अलावा, ठीक है, ये जो GUG है, इसके अलावा क्या होता है, हर एक कोडोन जो है वो एक ही अमाइनो एसिड को असाइन करेगा। एक कोड, एक अमाइनो एसिड, लेकिन एक अमाइनो एसिड के लिए बहुत सारे कोड हो सकते हैं। एक अमाइनो एसिड बहुत सारे कोड जब हो सकते हैं तो उसको डीजेनरेसी कहा जाता है, डीजेनरेसी। और जब एक कोड एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है, इसको नॉन एम्बिग्विटी कहा जाता है, नॉन एम्बिगुअस। यानी एक कोड एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड के लिए एक्सेप्ट GUG कोडिंग नहीं करता है। ठीक है, और एक और चीज़ रहती है कि जो कोडोन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, पंक्चुएशन में नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे जेनेटिक कोड्स के बारे में कुछ फैक्ट्स। उसके बाद है अरेंजमेंट ऑफ 3 सक्सेसिव बेसिस इन द जेनेटिक कोड सिग्निफाइज। अच्छा, जो जेनेटिक कोड में 3 सक्सेसिव बेसिस हैं वो किस चीज़ के लिए होते हैं? जैसे हमने बात की GUG की, जैसे हम बात कर लेंगे UGC की। ठीक है, तो ये क्या है, 2 अलग अलग हैं और 3 सक्सेसिव बेसिस हैं, जेनेटिक कोड है। तो ये किसको सिग्निफाई करते हैं? ये सिग्निफाई करते हैं अमाइनो एसिड के लिए। जैसे अभी हमने कहा कि GUG क्या है, वो वलीन के लिए कोड करता है। ठीक है, और फिर ये जो अमाइनो एसिड है इनसे प्रोटीन बनती है, न्यूक्लिक एसिड और प्लाज्मिड तो इसके आंसर होंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जेनेटिक कोड ट्रांसलेट्स द लैंग्वेज ऑफ। तो जेनेटिक कोड में जो RNA है उसकी लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट किया जाता है? प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, determination of one amino acid by more than one codon is due to, it is due to degeneracy of genetic code. ठीक है, इट इज़ ड्यू टू डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड का एक और कॉन्सेप्ट रह गया यहाँ पर कि ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल नेचर के होते हैं। यूनिवर्सल नेचर का मतलब ये है कि जेनेटिक कोड, ठीक है, या कोई भी सीक्वेंस है, जैसे GUA को मान लेते हैं। GUA अगर बैक्टीरिया में वलीन अमाइनो एसिड के लिए है तो वो ह्यूमंस में भी वैसा ही है, प्लांट्स में भी वैसा ही है। यानी हर एक ऑर्गेनिज्म में ये जो जेनेटिक कोड हैं ये कैसे होते हैं, सेम होते हैं, सेम अमाइनो एसिड को असाइन करते हैं। ये मतलब होता है यूनिवर्सल नेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।